Yes, welcome back. Let us go ahead with our discussion on the topic of relations of partners. We have seen the situation of admission of a partner and retirement of a partner. We have seen the position of minor, position of partners other than minor at the time of admission as well as at the time of retirement. मायनर साठी आपल्याला काय बघायला लागतं, सेक्शन 30 बघायला लागतं आणि बाकीच्या पार्टनरसाठी सेक्शन 30 बघायचं नाही, 31, 32 बघायचं आहे. लेट अस नाउ कन्सिडर द रिमेनिंग पोर्शन ऑन दिस टॉपिक. जास्त बाकी नाही, थोडासा बाकी आहे, पूर्ण करूया आणि मग आपण घरी जाऊया. ओके, लेट अस कन्सिडर सेक्शन 33, expulsion of a partner. This is very important power. This power gives extraordinary rights to the other partners to suppress one of the partners. But at the same time, it also gives the capacity to other partners to save themselves from a partner who is using his authority in a wrong manner and going to cause more difficulty to the partnership form. They are not interested in just prohibiting him from using his cunningness, but they are also interested in ensuring that the partnership form will continue even after he gets expelled. This is a double-edged sword. This provision cannot be created in a loose manner. If it is created in a loose manner, it can either benefit the existing partners to expel a good partner, or it can also give unlimited rights to a cunning partner to give trouble to the other partners. So this provision is a very important provision. While designing it, the Partnership Act has taken maximum care that a good partner should not be expelled by cunning partners, or that a cunning partner should not hold other good partners responsible for his activities. So some कैसे बोल रहा हूँ? It's not a simple provision कि ठीक है admit किया है, retire किया है, बल्कि तुम बोल रहे हो कि जिसको काम करने की इच्छा है और जो काम कर रहा है उसको तुम निकालने वाले स्ट्रेट अवे. तो ये कभी भी हो सकता है. फिर शायद जब तक फॉर्म को तकलीफ है तब तक हम उसको पार्टनर करके सहन कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही फॉर्म का अभी अच्छा पीरियड चालू हो जाएगा तो हम लोग ऐसे पार्टनर्स को हटा देंगे कि जिनको ज्यादा शायद प्रॉफिट शेयरिंग देना पड़े, तो अपने को करने का नहीं. डिफिकल्टीज में तुम हमारे साथ रहे ना, और जब अच्छा पीरियड आ जाएगा तब हम तुमको लात मारेंगे. दिस इज नॉट समथिंग व्हिच वी वांट टू हैपन. समझ कैसे बोल रहा हूँ? सो सेक्शन 33 इज अ वेरी डेलिकेट सेक्शन. अ पार्टनर मे नॉट बी एक्सपेल्ड फ्रॉम अ वर्क. Any majority of the partners, save in the exercise in good faith of the powers conferred by the contract between the partners. म्हणजे बाय डिफॉल्ट आपण असं नाही म्हटले की सांगितलेल्या आपण सांगू त्या वेगवेगळ्या सिच्युएशन मध्ये पार्टनरला एक्सपेल करता येतं, किंवा खाली दिलेल्या सिच्युएशन मध्ये पार्टनरला एक्सपेल करता येतं असं त्यांनी सांगितलं नाही. त्यांनी सांगितलं की बाय डिफॉल्ट अ पार्टनर कॅनॉट बी एक्सपेल बाय एनी मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर्स. म्हणजे 5 पार्टनर्स एकाला काढायचं, बाकी 4 एका साईडला आणि एक एकटा दुसऱ्या साईडला, तरी सुद्धा पार्टनरशिप ऍक्ट डज नॉट गिव्ह द अथॉरिटी अनलेस आगे क्या बोला हमने, आगे सेव इन द एक्सरसाइज इन द गुड फेथ ऑफ पावर्स कन्फर्ड बाय द कॉन्ट्रॅक्ट बिटवीन द पार्टनर्स. त्याने काय म्हटलंय, ते जे एक्झिस्टिंग पार्टनर्स आहेत दे शुड बी ऍक्टिंग इन अ गुड फेथ. दॅट इज इम्पॉर्टंट. दे शुड नॉट बी ऍक्टिंग इन बॅड फेथ. आपण त्याला काय म्हणायचं, बोनाफाइडे आणि मॅलाफाइडे. आठवतंय का? सो बोनाफाइडे इंटरेस्ट असला पाहिजे त्याच्यामध्ये, म्हणजे त्याला समोरच्याला त्रास जाणे तुम्ही काढत नाही आहात, तर त्याला काढल्यामुळे त्याचं आणि फर्मचं भलं होणार आहे असं बाकी सगळ्या पार्टनरना 100% वाटतंय. देन यू कॅन कन्सिडर दिस पर्टिकुलर पॉवर. तो द स्टार्टिंग पॉइंट इज दैट नंबर 1 पार्टनर कैनॉट बी एक्सपेल्ड. तुम बोलोगे सर हमारे पास पूरा मेजोरिटी है और वो अकेला रह गया, तो भी तुमको बाय डिफॉल्ट बाय यूजिंग एनी रीजन रिमूव करना अधिकार नहीं है. Only one situation can be used by for the purpose of reviewing a partner where it can be proved that you are acting in good faith. You are not interested in causing harm to him. You are not interested in causing him in a difficult situation. But basically you are interested in using your powers in good faith. तो आपको पावर है क्या? पावर है. लेकिन थिंक लाइक दिस, एक गुंडा है और एक डॉक्टर है. गुंडे के हाथ में भी चक्कू है, डॉक्टर के हाथ में भी चक्कू है. गुंडा चक्कू कब मारेगा? जब उसको तुम्हारे पास का पैसा लेने का रहता है तब.
जब उसको तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारा आईफोन रहेगा, एंड्रॉइड रहेगा, तुम्हारा सोने का घड़ी रहेगा, तुम्हारा सोने का क्या अंगूठी रहेगा, चेन रहेगा, वो लेने का रहेगा। डॉक्टर कब चक्कू मारेगा? डॉक्टर को भी तो अच्छा आता है, परफेक्ट मालूम है अंदर हार्ट किधर है, किधर कैसे घुमाएगा तो टपक परफेक्टली मान लगी, फिर भी वो यूज नहीं करने वाला। डॉक्टर इज यूजिंग दैट नाइफ ओनली इन गुड फेथ फॉर द पर्पज ऑफ एंश्योरिंग दैट यू आर नॉट गोइंग टू सफर। शायद गैंग्रीन हुआ रहेगा तो डॉक्टर बोलेगा एक आध बॉडी पार्ट को एम्पुटेट भी करना पड़ेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि डॉक्टर को आपको अपाहिज करवाने का। डॉक्टर बोलेगा इट इज इन गुड फेथ। समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ? So that is the basic principle of good faith. Good faith means you know that particular thing that you can do it, but you are not doing it for the purpose of causing harm to the other party. You are doing it for the purpose of ensuring that the other party does not cause more harm by continuing to himself as well as to the foe. ये तुम्हारा good faith रहना चाहिए पहली बार. Okay. Next part. The provisions of subsection 2 and 3, sorry 2, 3 and 4 of section 32 shall apply to an expelled partner as if he were a retired partner. तो expelled partner अगर रहेगा तो in that case सबसेक्शन 2, 3, 4 का जो प्रोविजन है ऊपर वाला सबसेक्शन सॉरी सेक्शन 32 का 2, 3, 4 मतलब उसको क्या करना पड़ेगा? रिटायरमेंट के जिस दिन उसने वो डिक्लेयर किया रहेगा, उस अगर स्लीपिंग पार्टनर रहेगा तो रिटायरमेंट का सिर्फ कम्युनिकेशन करना पड़ता है। अगर वर्किंग पार्टनर का सिलेक्ट है तो उसको पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा। जब तक वो पब्लिक नोटिस नहीं देगा तब तक ही इज लायबल। बाद में थर्ड पार्टी का अगर पुराने कॉन्ट्रैक्ट के लिए लायबिलिटी बाय डिफॉल्ट कंटिन्यू होता है, अगर थर्ड पार्टी का लायबिलिटी तुमको कैंसिल करवाना करेगा पुराने कॉन्ट्रैक्ट के लिए, तो इन दैट केस थर्ड पार्टी का और एग्जिस्टिंग पार्टनर का फिर से बार कॉन्ट्रैक्ट करवाना पड़ता है। ये सब चीजें जो पहले एप्लीकेबल था वैसे वैसे सेम टू सेम एप्लीकेबल होगा इवन विद एक्सपल्शन। सो फॉर एक्सपल्शन वी आर गोइंग टू क्रिएट सेपरेट प्रोविजंस टू डिसाइड व्हाट इज द लायबिलिटी टू द थर्ड पार्टीज। समझ मैं कैसे बोल रहा हूं? एक्सपल्शन का लायबिलिटीज एंड रिटायरमेंट का लायबिलिटीज फॉर द थर्ड पार्टी आर एग्जैक्टली सेम। नेक्स्ट, एनालिसिस ऑफ सेक्शन 33। द पावर ऑफ एक्सपल्शन मस्ट बी एग्जिस्टिंग इन द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स। मतलब सबसे पहली बात, तुम्हारे पार्टनरशिप एग्रीमेंट में अगर ये प्रोवाइड किया हुआ नहीं है कि यू कैन एक्सपेल अ पार्टनर, देन यू कैन नॉट एक्सपेल अ पार्टनर। तो तुमको अगर पार्टनरशिप में ऐसा लगता है कि बाद में कोई पार्टनर सिर पे बैठेगा, तकलीफ देगा, तो उसको एक्सपेल करने का ताकत अपने पास रहना चाहिए। तो जब तुम पार्टनरशिप का डीड डिजाइन कर रहे हो, एग्रीमेंट डिजाइन कर रहे हो, तो उसके अंदर ये पॉइंट डालने को भूलना मत। अगर तब ये पॉइंट डालने को तुम भूल गए तो इन दैट केस बाद में तुमको एक्सपेल करने को नहीं मिलेगा। फिर एक्सपेल करने का तुमको पहले क्या करना पड़ेगा? पार्टनरशिप डीड को अमेंड करवा के लेना पड़ेगा, उसके बाद में तुम उसको एक्सपेल कर सकोगे। और अगर वो ऑलरेडी सिर पे बैठा हुआ है, तकलीफ दे रहा है, तो वो अमेंड करने नहीं देगा। क्या समस्या मैं कैसे बोल रहा हूँ? तो एग्रीमेंट करते वक्त क्या करो, डिजाइन इस तरह से करके रखो कि पहले तुम्हारे एग्रीमेंट में पावर रहना चाहिए टू द अदर पार्टनर्स। ओके, इट इज नॉट अगेंस्ट अ पर्टिकुलर पर्सन, इट इज अबाउट इन गुड फेथ अ पार्टनर कैन बी एक्सपेल्ड। ऐसा एक सिंपल तुम्हारे पास प्रोविजन रहना चाहिए। समझ मैं क्या बोल रहा हूँ? मिस्टर एक्स कैन बी एक्सपेल्ड, ऐसा करके नहीं। आर यू गेटिंग द पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू स्पेसिफाई? नेक्स्ट, द पावर हैज बीन एक्सरसाइज्ड बाय द मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर्स। सर अभी हमारे एग्रीमेंट में लिखा हुआ था कि अ पार्टनर कैन बी एक्सपेल्ड इन गुड फेथ वगैरह वगैरह, एंड देयर आर 6 पार्टनर्स। There are 6 partners. One partner is appearing to be more irrational. So A, B, C, D, E and F ऐसे 6 पार्टनर्स है, और A और B को लगता है कि F तकलीफ वाला आदमी है, C, D, E को लगता है कि तकलीफ वाला आदमी नहीं है। क्या समझ सकते कैसे बोल रहा हूँ? A और B को लगता है कि F के साथ झगड़ा हो रहा है, F कुछ मजा नहीं कर रहा है, F तकलीफ देने वाला है, और C, D, E को लगता है कि F कुछ तकलीफ नहीं दे रहा है, बराबर कर रहेगा। कभी कभार गलतियां हो जाती है। He is not a fraudster. He is not going to cause firm loss to the firm. In fact, he being a partner of the firm may be useful over a period of time. So, are in favor of continuing with F. A and B are not in favor of continuing with F. And the agreement says that a partner can be expelled in good faith. So, can A and B expel F directly? No. What is necessary that it should be made? अभी क्या हो रहा है? F तकलीफ दे रहा है, ऐसा B, C, D, E सबको लग रहा है, अकेले A को नहीं लग रहा है। F तकलीफ दे रहा है, ऐसा A को नहीं लग रहा है। ये बोलता है कि ये F अच्छा है, F के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं, we are happy with it और I am happy with that. But B, C, D and E चारों लोग बोलते हैं कि नहीं, we are not happy with F। समझ में कैसे बोल रहा हूँ? तो ये बोलता है देखो देखो यूनानिमस डिसीजन नहीं है, अब उसको एक्सपेल नहीं कर सकते। हम बोलेंगे देखो यूनानिमस डिसीजन किसके लिए इंपॉर्टेंट है? एडमिशन के लिए इंपॉर्टेंट है। एक्सपेल्शन के लिए मेजॉरिटी का डिसीजन इंपॉर्टेंट है, एक्सपेल्शन के लिए यूनानिमस डिसीजन इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि देयर इज अ चांस दैट मिस्टर एफ माइट हैव ब्राइब्ड, माइट हैव गिवन सम एक्स्ट्रा कंसीडरेशन टू अदर पार्टनर। क्या समझ सकते कैसे बोल रहा हूं? दैट्स व्हाई ही मे ट्राई टू यूज
the position of unanimous word in his own favor. तो हमने anyway unanimous word डाला ही नहीं है, हमने बोल करेगा measure. Admission के लिए क्या चाहिए? Unanimous. But expulsion के लिए क्या चाहिए? Measure. और वो भी कैसे चाहिए? It should be approved by the partnership agreement itself. Next part, it has been exercised in the good faith. This is important. In good faith मतलब क्या है? It is not to cause harm to the expelled partner. मैं ये कर सकता हूं, मैं ये कर सकता हूं, इसके लिए मैं करने वाला नहीं हूं. मैं ये कर सकता हूं, इसके लिए मैं करने वाला नहीं हूं, बल्कि ये नहीं करूंगा तो फर्म का और उसका भी नुकसान हो जाएगा. तो इट इज बेटर फॉर अस टू स्टॉप दिस पर्टिकुलर थिंग. इसलिए करने का तो मैं कैसे बोल रहा हूं? इट शुड बी इन गुड फेथ. नेक्स्ट, if all these conditions are not present, then the expulsion is not deemed to be bona fide in the interest of the business of the firm. The test of good faith as required under section 33 subsection 1 include three things. फिर good faith है कि नहीं है, कैसे समझने का? Number 1, he has been given an opportunity of being heard. The partner to be expelled is served with a notice and expulsion must be in the interest of the partnership. उन्होंने actually उल्टा डायग्राम ड्रॉ किया है. बेस कंडीशन कौन सा रहना चाहिए? एक्सपल्शन मस्ट बी इन इंटरेस्ट ऑफ पार्टनरशिप. मिडिल कंडीशन क्या रहना चाहिए? जो है वही, द पार्टनर एक्सपेल्ड मस्ट बी सर्व्ड विद अ नोटिस. एंड टॉप कंडीशन क्या रहना चाहिए? ही इज गिवन एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड. सबको समझा कि मैं क्या बोल रहा हूं? नंबर 1 क्या करना चाहिए? इट शुड बी इन द इंटरेस्ट ऑफ पार्टनरशिप. अगर वो कंटिन्यू करता है तो फर्म का नुकसान है, अगर वो निकाला जाता है तो फर्म का कम नुकसान है, फिर फर्म का फायदा है. ये पहले तुम लोगों को कन्विंस होना चाहिए. दूसरा, जिसको एक्सपेल करने वाले हो आपस में डिसाइड करके एक्सपेल नहीं कर सकते हो, उसको तुमको नोटिस देना पड़ेगा. शो कॉज नोटिस, व्हाई यू शुड नॉट बी एक्सपेल्ड. मैंने समझा कि कैसे बोल रहा हूं? हाँ सर, नोटिस दे दिया, अभी एक्सपेल करता हूं. नहीं, देन ही शुड बी गिवन अ राइट ऑफ बीइंग हर्ड. कि वो ऐसा क्यों कर रहा है और उसको एक्सपेल न करना कैसे फर्म के फायदे का हो सकता है. ये तीनों चीजें अगर तुमने किया रहेगा, दैट मींस यू हैव गिवन हिम सफिशिएंट राइट ऑफ एक्सप्रेसिंग हिमसेल्फ. ओनली देन यू कैन डिसाइड कि भाई ये सच में गुड फेथ था कि नहीं था. आपस में मिलकर इसको पिंडी लगाया हुआ है, ऐसा नहीं है. ये मैं कैसे बोल रहा हूँ? सो एक्सपल्शन इज इन गुड फेथ और नॉट. ये बेसिक प्रिंसिपल कैसे डिसाइड होगा? नंबर 1, द एक्सपल्शन शुड बी इन द इंटरेस्ट ऑफ द फर्म. नंबर 2, द एक्सपल्शन शुड बी आफ्टर गिविंग अ नोटिस ऑफ बीइंग हर्ड. एंड नंबर 3, that person is he should be given a notice for expulsion. And last one, he should be given a chance of being heard. अगर ये तीनों चीजें पूरा होता रहेगा तो बाद में हम बोल सकते हैं कि सच में गुड फेथ था. अगर उसको नोटिस ही नहीं दिया और आपस में डिसाइड करके उसको निकाल दिया रहेगा तो बोलेंगे दिस इज नॉट गुड. मतलब शायद तुमको कुछ तो ऐसा चीज है कि जो सामने अगर उसके साथ बात करेंगे तो इन दैट केस इट विल बी डिफिकल्ट फॉर द पर्पस ऑफ प्रूविंग दैट ही इज एक्चुअली कॉजिंग डिफिकल्टी टू द फर्म. इसके लिए हश अफेयर कर के उसको निकालने का कोशिश करो. बोले कि ये सब नहीं चले. उसको पहले बताओ कि अब हम आपसे खुश नहीं है, आपको निकालने का सोच रहे हैं और आप कारण बताओ क्या है करके. सो एंड सो दिस पे अपना मीटिंग होगा. देन ही शुड बी गिवन अ राइट ऑफ प्रेजेंटेशन कि व्हाई शुड नॉट बी रिमूव्ड. और समय कैसे बोल रहा है? देन इट विल बिकम एविडेंट आफ्टरवर्ड्स इन द कोर्ट ऑफ लॉ कि तुम्हारा गुड फेथ था कि नहीं. हम ये नहीं बोल रहे हैं कि सर उसने अगर प्रेजेंटेशन दिया और तुमको फिर उसका प्रेजेंटेशन मानना ही पड़ेगा. ये कंडीशन नहीं चल रहा है. इफ अदर पार्टनर्स आर कन्विंस्ड इवन आफ्टर हिज प्रेजेंटेशन that he is still a liability for the partnership firm and it is better that he should be removed, then they are free to do that provided it is in majority. पहले कैसे मैंने बोला था, ए अकेला सोच रहा था कि एफ अच्छा है, बी सी डी और ई बोल रहे थे कि एफ खराब है, और सॉरी बी सी डी और ई बोल रहा था कि एफ खराब है. फिर उन्होंने एफ को नोटिस भेजा, एफ आया और एफ ने प्रूव किया कि वो एक्चुअली रहना अच्छी बात है. ए को तो पहले से मालूम था कि एफ अच्छा है, अब बी और सी को भी लग रहा है कि एफ अच्छा है, लेकिन डी और ई को अभी भी लगता है कि नहीं एफ अच्छा नहीं है. अभी कुछ नहीं हो सकता बिकॉज़ नाउ मेजॉरिटी हैज शिफ्टेड इन फेवर ऑफ एफ. तुमको समझना मैं कैसे बोल रहा हूँ? लेकिन अभी बी सी डी और ई चारों को अभी भी लगता है कि एफ अपने को शिंडी लगा रहा है, तो वो देखिए एफ को निकालना ही है. फिर एफ जाके कोर्ट में केस दाखिल करता है कि बोलता है सर इट वाज नॉट इन गुड फेथ. वो बोले कि गुड फेथ है कि नहीं कोर्ट कैसे डिसाइड करेगा? कोर्ट से कितने चीजों को देखेगा. नंबर 1, दैट इट शुड बी इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द फर्म. कि तू जो काम कर रहा है वो काम फर्म के लिए नुकसान का है दिख रहा है. दूसरा, तुझे निकालने वालों ने तुझे निकालने के बारे में नोटिस दिया हुआ था. और तीसरा, तुझे उस नोटिस के हिसाब से अपने आप को प्रेजेंट करने का हक भी दिया गया था. तो इतना पूरा अगर तीनों चीजें होता है तो इन दैट केस देयर इज नो नीड फॉर अस टू वेट टू थिंक दैट इट वाज नॉट इन गुड फेथ. शायद वो तेरे मन के जैसा नहीं हुआ रहेगा, बट merely because it is not according to your own choice, that's not mean that it is not in good faith. What is important is three different things. Number 1, it should be in the interest of the firm.
मतलब तुझे कंटिन्यू करेंगे तो फर्म को नुकसान होगा, दिख रहा है। तो बोल सकते हैं सर ये टेम्पररी नुकसान है, एक्चुअली स्पीकिंग फ्यूचर में बहुत ज्यादा फायदा है। अगर ये तो प्रूव कर सकता है एक्चुअली बी सी डी एंड ई जो है 4 लोग, ये 4 लोग सिर्फ शॉर्ट टर्म फायदे की बात कर रहे हैं, बट अल्टीमेटली फर्म को नुकसान होने वाला है। तो उन्होंने भले मुझे नोटिस दिया रहेगा, उन्होंने भले मेरा बात कहने का मुझे मौका दिया रहेगा, लेकिन फिर भी वो जो स्टार्टिंग पॉइंट है सबसे पहले वाला, इट शुड बी इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द फर्म, सर इट इज नॉट इन बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द फर्म, तो कोर्ट फिर से बार बोलेगा इट इज नॉट इन गुड फेथ। यू कैन नॉट यूज योर मेजॉरिटी ओनली फॉर द पर्पज ऑफ आर्म ट्विस्टिंग अ पर्टिकुलर पार्टनर और एक्सपेलिंग अ पर्टिकुलर पार्टनर। तीनों कंडीशन, और पहला कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा वाला? इट शुड बी इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। उसका एक्सपेंशन की वजह से फर्म को नुकसान कम होगा या फिर फर्म का नुकसान बंद होकर फायदा होना चालू हो जाएगा, ये पहला स्टार्टिंग पॉइंट रहना चाहिए। दूसरा पॉइंट, फिर उसको नोटिस दे रहा है। तीसरा पॉइंट, उस नोटिस के हिसाब से उसको राइट ऑफ प्रेजेंटेशन दिया हुआ रहना चाहिए। नोटिस दे दिया, आपको निकाला गया है, ये नहीं चलेगा, आपको निकाला जाने वाला है, आपका पक्ष रखने के लिए सामने आएगी। अब अगर वो पक्ष रखने को आया ही नहीं और बाद में डायरेक्टली कोर्ट में चला गया, कोर्ट बोलेगा सॉरी, आपको जहां पे बोलने को चांस दिया था वहां पे पहले बोलो, बाद में यहाँ पे आए, उधर नहीं जाते हो डायरेक्टली कोर्ट में आते, हमारा पक्ष जाया मत करो। सबको समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? 3 अलग अलग चीजें फिर से बार बोलता हूँ। नंबर 1 क्या? इट शुड बी इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द फर्म। नंबर 2, he should have been served notice, and number 3, he should have been given an opportunity to be heard। ये 3 चीजें हुआ रहेगा तो कोर्ट क्या बोलेगा? अभी हमको हर एक पार्टनरशिप का फायदा क्या नुकसान क्या वो सब चीजें देखते बैठने का जरूरत नहीं है, गुड फेथ है कि नहीं डिसाइड करने का 3 कंडीशन है। ओके, नेक्स्ट, इफ अ पार्टनर इज अदरवाइज एक्सपेल्ड, द एक्सपेल्शन इज null and void. It may be noted that under the act, the expulsion of a partner does not necessarily result in dissolution of the firm. The invalid expulsion of a partner does not put an end to the partnership, even if the partnership is at will, and it will be deemed to continue as before. तो अगर तुमने ये 3 में से एक भी कंडीशन छोड़ा रहेगा, तो in that case that expulsion is null and void. मतलब as if expulsion never happened, ऐसा उसका मतलब रहेगा, पार्टनरशिप विल कंटिन्यू। समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ? नेक्स्ट पार्ट, A, B, and C are partners in a partnership firm. They were carrying on their business successfully for the past several years. Spouses of A and B fought in the ladies' club on their personal issue, and his wife was hurt badly. A got angry in the incident, and he convinced C to expel B from their partnership firm. B was expelled from the partnership firm without any notice to A and C, without any notice from A and C. Considering the provisions of Indian Partnership Act of 1932, state whether they can expel the partner from the firm. सवाल ही बीवियों का झगड़ा हो गया इसलिए यहाँ पे गड़बड़ करता है तो ये नया रामायण हो जाएगा, उसका कुछ मतलब नहीं, रामायण महाभारत करने का नहीं। A partner may not be expelled from a firm by a majority of partners except in exercise of good faith of the powers conferred by the contract between the partners. It is thus essential that the power of expulsion must have existed in the contract between the partners. The power has been exercised by majority of the partners and it has been agreed exercised in good faith. If all these conditions are not present, the expulsion is not deemed to be bona fide interest of the business of the firm. Thus, according to the test of good faith as required under section 33(1), expulsion of partner B is not valid. In this context, you should also remember that provisions of section 32(2), 3, and 4, which have just been discussed, will be equally applicable to an expelled partner as if he was a retired partner. मतलब कौन सा? थर्ड पार्टी के लायबिलिटी का प्रोविजन और कौन से दिन तक और नोटिस देने का जिम्मेदारी कैसे रहता है करके। नेक्स्ट पार्ट, इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर सेक्शन 34। अभी हम आगे जा रहे हैं, एक्सपेल नहीं कर रहा है पार्टनर, पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंसॉल्वेंसी? आई फॉरगॉट द मीनिंग ऑफ इंसॉल्वेंसी। When a person's liabilities are more than his assets and he does not have a future. सिर्फ लायबिलिटी ज्यादा है और एसेट्स कम है, मतलब ऑटोमेटिकली इंसॉल्वेंट नहीं होता, उसको डिक्लेयर करना पड़ता है। मेरे ख्याल से मैंने सब चीजें डिस्कस किया था, डिक्लेरेशन एज इंसॉल्वेंट, एडजस्ट एज इंसॉल्वेंट मतलब क्या है करके, डिस्चार्ज एज इंसॉल्वेंट मतलब क्या है करके। ओके ठीक है, क्या हुआ? चलो, where a partner in a firm is adjudicated as insolvent, he ceases to be a partner on the date on which the order of adjudication is made, whether or not the firm is hereby dissolved. So what are they telling you? Where a partner in a firm is adjudicated as insolvent, मतलब उसने डिक्लेरेशन किया, सबमिट किया डिक्लेरेशन, और बाद में उसको कोर्ट ने बोलते ठीक है ये इंसॉल्वेंट करके डिक्लेयर किया गया है, अब इसके प्रॉपर्टी को सेल करने के लिए हमने एक ऑफिशियल लिक्विडेटर को अपॉइंट किया हुआ है, प्रॉपर्टी बेचा जाएगा और अलग अलग लोगों को रिपेमेंट किया जाएगा। ये हो गया एडजस्ट एज इंसॉल्वेंट। फिर जिस दिन सारा का सारा प्रॉपर्टी बेच के हो जाएगा और जितना हो सके उतना लायबिलिटीज को पे करके बाकी लायबिलिटीज को भी सॉरी तुम्हारा डेफिशिएंसी ऐसा करके ट्रीट करो करके बोला जाएगा, दैट इज कॉल्ड अ डिस्चार्ज एज इंसॉल्वेंट। समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ? तो एडजुडिकेटेड एज इंसॉल्वेंट मतलब क्या है? कोर्ट ने आज एक्सेप्ट किया आपका जो एप्लीकेशन है कि सर आई वांट टू अप्लाई एज टू बी डिक्लेयर्ड एज इंसॉल्वेंट, तो कोर्ट ने एक्सेप्ट किया, तो इट इज कंसीडर्ड एज एडजुडिकेटेड एज इंसॉल्वेंट। As an insolvent, he ceases to be the partner on the date on which the order of adjudication is made, whether or not the firm is hereby dissolved. So firm को dissolve किया है नहीं किया उससे कुछ फर्क पड़ता नहीं है, but he is automatically ceasing to be a partner. Next,
where under a contract between the partners, the firm is not dissolved by the adjudication of a partner as an insolvent. The estate of the partners so adjudicated is not liable for any act of the firm, and the firm is not liable for any act of the insolvent done after the date on which order of adjudication is made. मतलब क्या हो गया? ABC तीन partners थे. ABC तीन partners थे. C has applied to the court that he should be declared as insolvent. Court has agreed that okay, he should be declared as insolvent. The court has agreed that he should be declared as insolvent. Let us say on 1st of January 2023. Partnership is following financial year as basis. मतलब पार्टनरशिप का ईयर कौन सा रहेगा? 22-23 फाइनेंशियल ईयर रहेगा. 1/4/22 to 31 March 23 ये उसका ईयर रहेगा. और अपना हीरो ने क्या कर दिया है? 1 जनवरी 23 को डिक्लेयर किया कि मैं इंसॉल्वेंट हूं. मतलब कोर्ट ने एक्सेप्ट किया, ठीक है, ये इंसॉल्वेंट है. और बी एंड सी ने डिसाइड किया कि हम पार्टनरशिप को डिसॉल्व नहीं करेंगे, हम पार्टनरशिप को कंटिन्यू करेंगे. ए हैज डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ टू बी इंसॉल्वेंट एंड बी एंड सी हैव डिसाइडेड टू कंटिन्यू विद द पार्टनरशिप. नाउ द क्वेश्चन इज, उसका जो अभी वो तो खुद पर्सनल लायबल है नहीं, अभी वो तो इंसॉल्वेंट हो चुका है. इंसॉल्वेंट एनीवे नॉट कैपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट. याद है क्या आपको? कैपेसिटी ऑफ पार्टीज, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, उसके अंदर ये पॉइंट बोला हुआ है कि इंसॉल्वेंट पर्सन इज नॉट कैपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट, इज इनकैपेसिटेड टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट टिल द डेट ऑफ हिज डिस्चार्ज. जब उसका डिस्चार्ज एज इंसॉल्वेंसी कंप्लीट होगा, उसके बाद में वो नए कॉन्ट्रैक्ट में फिर से उतर सकता है. लेकिन जब तक डिस्चार्ज नहीं होगा तब तक वो नए कॉन्ट्रैक्ट में उतर नहीं सकता है. समझ रहे हैं कैसे बोल रहा हूँ? देन कम्स द नेक्स्ट पार्ट. तो क्वेश्चन ऐसा है कि फिर उसका जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, अभी वो धीरे धीरे बेचा जाएगा. उसका प्राइवेट प्रॉपर्टी बेच के उसके पर्सनल लायबिलिटीज को पेमेंट किया जाएगा. बट पार्टनरशिप का लायबिलिटी है, उसका प्राइवेट लायबिलिटी नहीं. लायबिलिटी किसका है? पार्टनरशिप का. पार्टनरशिप का लायबिलिटी है. उस लायबिलिटी के लिए उसके प्राइवेट प्रॉपर्टी से पैसा मांगना पॉसिबल है कि पॉसिबल नहीं है? हम बोलते हैं यस. अप टू द डेट ऑफ ही एडजुडिकेटेड एज इंसॉल्वेंट, ही गेटिंग एडजुडिकेटेड एज इंसॉल्वेंट, तब तक फर्म के जितने लायबिलिटीज है उसके लिए उसका प्राइवेट प्रॉपर्टी अभी भी जिम्मेदार है. कैसे बोल रहा हूं? लेकिन जिस दिन मतलब 1 जनवरी 23 को उसने एडजुडिकेशन एज इंसॉल्वेंसी कंप्लीट करके हो गया है, कोर्ट के पास से ऑर्डर आ गया है. 1 जनवरी 23 को कोर्ट ने ऑर्डर पास किया था. भले वो ऑर्डर आने को हाथ में आने के लिए 10 जनवरी मिला रहेगा, लेकिन फिर भी पास कब हुआ था? 1 जनवरी को. तो 1 जनवरी 23 के बाद में फर्म ने जो नए नए कॉन्ट्रैक्ट किए रहेंगे वो सब कॉन्ट्रैक्ट के लिए मिस्टर ए इज नॉट लायबल. बट 1 जनवरी 23 के पहले जो भी कुछ कॉन्ट्रैक्ट रहेंगे उसके लिए मिस्टर ए इज एनीवे स्टिल नॉट लायबल, बट उसका प्राइवेट प्रॉपर्टी लायबल. समझ सकते क्या बोल रहा हूं? एन इंसॉल्वेंट पर्सन इज नॉट लायबल बाय डिफॉल्ट, बट उसका प्राइवेट प्रॉपर्टी स्टिल लायबल फॉर द कॉन्ट्रैक्ट्स व्हिच वर डन बाय द फर्म प्रायर टू हिज एडजुडिकेशन एज इंसॉल्वेंट. After the date of adjudication, his private property is not liable for the same. Clear? Analysis of section 34. When a partner in a firm is adjudicated as insolvent, he ceases to be a partner on the date of order of adjudication, whether or not the firm is hereby dissolved. His estate, which thereupon vests in the official assignee, ceases to be liable for any act of the firm done after the date of the order, and the firm is also not liable for any act of such partner after such date, whether or not under a contract between the partners the firm is dissolved by such adjudication. मतलब neither he is liable nor the firm is liable because of it. क्वेश्चन क्या फिर तुम्हारा इफेक्ट्स ऑफ इंसॉल्वेंसी. देखो, इंसॉल्वेंट पार्टनर कैनॉट बी कंटिन्यूड एज अ पार्टनर. पहला पॉइंट, आई एम कंसिडरिंग फ्रॉम 9 o'clock अप टू 3 o'clock. मैं ऐसा पढ़ रहा हूँ, क्या समस्या मैं कैसे बोल रहा हूँ? So the insolvent partner cannot be continued as a partner. He will be ceased to be a partner from the very date on which the order of adjudication is made. The estate of insolvent partner is not liable for the acts of the firm done after the date of order of adjudication. The firm is also not liable for any act of the insolvent partner after the date of order of adjudication. And ordinarily, but not invariably, insolvency of a partner results in dissolution of a firm. But the partners are competent to agree among themselves that adjudication of the partner is as an insolvent will not give rise to dissolution of the firm. Generally क्या होता है? एक आध पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया, जनरली फर्म डिसॉल्व किया रहा है, लेकिन बाकी के पार्टनर्स कंटिन्यू कर सकते हैं, बोल सकते हैं कि नहीं हमको डिसॉल्व करने का नहीं है. तो बाय डिफॉल्ट व्हेन अ पार्टनर इज एडजुडिकेटेड एज इंसॉल्वेंट, इट इज बेटर टू इट इज ऑटोमेटिकली कंसीडर्ड दैट फर्म अभी डिसॉल्व होने वाला है. समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ? क्योंकि अनलिमिटेड लायबिलिटी और जॉइंट एंड सेवरल लायबिलिटी है. क्या समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ? तो उसके प्राइवेट लायबिलिटीज का कैसा ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, इसका डिफिकल्टी आ सकता है. इसलिए जनरली फर्म को डिसॉल्व कर देते हैं. बट अदर पार्टनर्स में कंटिन्यू टू स्पेसिफाई दैट नहीं, हम लोग कंसिडर करेंगे कि अपना फर्म को हमको कंटिन्यू करवाने का. तभी ठीक है, सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट है. उसका प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है दैट इज इनसफिशिएंट टू पे ऑफ हिज प्राइवेट लायबिलिटीज.
इसके लिए तो इंसॉल्वेंसी डिक्लेयर किया था ना। लेकिन अभी प्राइवेट प्रॉपर्टी बेचना चालू हो गया, प्राइवेट प्रॉपर्टी बेच के पैसा आ गया, जो आया वो लायबिलिटीज को देके हो गया, फिर भी पैसा कम पड़ रहा है, लायबिलिटी बोल रहा है हमको पैसा दो। समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ? तो उसका पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर जो कैपिटल है वो कैपिटल का पैसा लाओ, ऐसा कौन बोल सकता है? ऑफिशियल रिसीवर बोल सकता है। क्लियर में कैसे बोल रहा हूँ? तो क्या करना पड़ेगा फिर? फॉर्म को उसका पैसा वापस करना पड़ेगा, और पैसा वापस करने के लिए फॉर्म के पास कैश रहनी चाहिए। कैश नहीं रहेगी तो फॉर्म को अपने एसेट बेचने पड़ेंगे, नहीं तो फॉर्म को लोन लेना पड़ेगा। क्या समझ सकते हो कैसे बोल रहा हूँ? अगर सपोज फॉर्म ने दे दिया, कैपिटल का पैसा दे दिया, लेकिन फिर भी वो कैपिटल का जितना पैसा है या फिर उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट, उसका गुडविल जो भी कुछ रहेगा वो सब करने के बाद का जो भी कुछ अमाउंट है, that amount is still smaller than the liabilities which are still outstanding. So can the private liabilities of the insolvent partner who have received entire money from the private property of the insolvent partner and who have also received the capital balance of the insolvent partner of the partnership firm through the receiver, and still their liability is pending, there is no liability on the firm also. तो समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? उसका कैपिटल तक वापस करना पड़ेगा, डेट इज ट्रू। वो कैपिटल एज पर बुक्स नहीं रहेगा, फिर वहां पे रिवैल्यूएशन का एडजस्टमेंट हो जाएगा, वहां पे गुडविल का एडजस्टमेंट हो जाएगा। क्या समझ में कैसे बोल रहा हूँ? तो वहां पे तुम्हारा फिर से बार्गेनिंग हो जाएगा, ऑफिशियल रिसीवर कोशिश करेगा जितना पैसा चाहिए उतना वो फर्म के पास वसूल करे। द थर्ड पार्टी शुड नॉट सफर। ऑफिशियल रिसीवर तो कोशिश करेगा ही करे। पार्टनरशिप हुआ था, तुमको सब मालूम है क्या है करके, तो तुम लोग थोड़ा सफर करोगे तो भी चलेगा, दुनिया को हम कम से कम सफर करने को देंगे। दैट्स द बेसिक प्रिंसिपल व्हिच इज सपोज्ड टू बी कंसीडर्ड। समझ में कैसे बोल रहा हूँ? लेकिन एक बार उसका कैपिटल का सेटलमेंट भी हो गया और फिर भी आउटसाइड लायबिलिटीज का पेमेंट पेंडिंग रहेगा, तो नाउ अदर पार्टनर्स, यहाँ पे क्या होता है मालूम है? वो रिवैल्यूएशन एडजस्टमेंट्स और इसमें सब में बहुत सारा बार्गेनिंग बहुत ज्यादा होता है। तो जनरली अदर पार्टनर से अभी इंसॉल्वेंट हो गया ना, तो पूरे फॉर्म को रिजॉल्व कर देते, मतलब कैश फॉर्म को, नहीं तो वो अरे एप्रिशिएट करो बोलने के लिए अच्छा है, बट उतना एप्रिशिएट करके आपका कैपिटल अकाउंट बड़ा हो जाएगा। कैपिटल अकाउंट बड़ा हो जाएगा तो आपका मुझे कैश ज्यादा देना पड़ेगा। बिल्डिंग को बेचेंगे तो कैश आएगी, एप्रिशिएट करके किधर कैश आती है? सिर्फ बुक का एंट्री, रिवैल्यूएशन अकाउंट गेट्स इनटू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सो तो देने के लिए हमारे पास कैश किधर है? वो कैश के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? लोन लेना पड़ेगा। लोन लेना पड़ेगा तो उसके लिए इंटरेस्ट भरना पड़ेगा। इंटरेस्ट भरना पड़ेगा, मतलब बच्चों को जो पार्टनरशिप फंक्शन कैसे करेगा? लैंड का वैल्यू बढ़ गया है, इसका मतलब ये नहीं कि कस्टमर के हम ज्यादा सेल्स प्राइस ले सकते हैं। क्या समझ सकते हो कैसे बोल रहा हूँ? तो अपने को ज्यादा डिफिकल्ट है। तो जनरली when a partner is declared insolvent, other partners may decide that let us dissolve the firm, but if there is no compulsion that they should dissolve the firm. Is it clear to all of you? अरे कुछ तो बोलो। Next part. Liability of estate of a deceased partner, section 35. अभी क्या हो गया? पार्टनर एक्सपायर हो गया। एक्सपायर हो गया है तो उसके एस्टेट के पास से हम पैसा ला सकते हैं क्या? फर्म का अनफॉर्चुनेटली लायबिलिटी ज्यादा हो रहा है, फर्म को पैसा पेमेंट करने के लिए पैसा चाहिए है, तो पर्सनल अनलिमिटेड लायबिलिटी का प्रिंसिपल रहता है। अनलिमिटेड लायबिलिटी मतलब घर से लेके आओ करके आप बोल सकते हैं, लेकिन वो तो पार्टनर एक्सपायर हो गया तो उसका घर का प्रॉपर्टी को हम लोग टच में मंगवा सकते हैं क्या? दैट इज अ क्वेश्चन, स्पेशली फॉर दोज लायबिलिटीज व्हिच वर इन एग्जिस्टेंस प्रायर टू हिज डेथ। फॉर दोज लायबिलिटीज व्हिच आर इनकर्ड बाय द पार्टनरशिप फर्म आफ्टर हिज डेथ, उसका तो झंझट है ही नहीं। प्रॉब्लम आता तो किसके बारे में आएगा? वो लायबिलिटीज के बारे में आएगा जहां पे द पार्टनर वाज इन एग्जिस्टेंस, पार्टनर हैड नॉट डाइड, पार्टनर हैज नॉट एक्सपायर्ड, तभी का लायबिलिटीज जो अभी भी पेंडिंग है उसके बारे में क्या करना है, इसका क्वेश्चन। Where under a contract between the partners, the firm is not dissolved by the death of a partner, the estate of a deceased partner is not liable for any act of the firm done after his death. वो तो सिंपल है, आफ्टर हिज डेथ का एक्ट के लिए लायबिलिटी तो आने वाला है ही नहीं। नेक्स्ट पार्ट, analysis of section 35. Ordinarily the effect of death of a partner is the dissolution of partnership, but the rule is in regard to dissolution of a partnership by death of a partner is subject to a contract between the parties and the partners are competent to agree that death of one will not have the effect on dissolving the partnership as regards to surviving partners unless the firm consists of only two partners. In order that the estate of a deceased partner may be absolved from liability for the future obligations of the firm, it is not necessary to give a notice either to the public or to the persons having dealings with the firm. Death के बारे में, जैसे रिटायरमेंट के बारे में कंडीशन है, if you are retiring then you are supposed to give a public notice to absolve yourself of the future liabilities. Death के बारे में ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। Okay.
दो पार्टनर रहेंगे तो फर्म डिसॉल्व होने वाली, दैट इज फॉर श्योर, बट बाकी के पार्टनर्स ज्यादा रहेंगे तो फर्म में और मे नॉट बी डिसॉल्व. नेक्स्ट, X was a partner in a firm. The firm ordered goods in X's lifetime, but the delivery of the goods was made after X's estate would not be liable for the debt against the surviving partners, and a decree against the partnership suit for goods sold and delivered would not lie against the representatives of deceased partner. This is because they're in X's lifetime. थोड़ा सा difficult adjustment है. ऑर्डर कब दिया था? एक्स के डेथ के पहले, एक्स के डेथ के बाद. कैसे बोल रहा हूँ, मतलब एक्स के डेथ के पहले एक्चुअली स्पीकिंग ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी हुआ नहीं था. मतलब एक्स के डेथ के पहले एक्चुअली स्पीकिंग डेटर क्रेडिटर रिलेशनशिप क्रिएट नहीं हुआ था. तो भले ही ऑर्डर पहले दिया था, डज नॉट ऑटोमेटिकली मीन दैट एक्स का प्राइवेट प्रॉपर्टी और एक्स का शेयर इन द पार्टनरशिप इज लायबल फॉर दैट पर्टिकुलर डेट. क्या समझ सकते कैसे बोल रहा हूँ? हाँ, अगर डेट क्रिएट किया रहेगा तो बात अलग है. डेट क्रिएट हुआ ही नहीं है बिकॉज डिलीवरी इज नॉट येट गिवन एंड एट द सेम टाइम प्रॉपर्टी इज नॉट येट ट्रांसफर. प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हुआ इसका मतलब डेटर क्रेडिटर रिलेशनशिप क्रिएट हुआ नहीं है. अगर डेटर क्रेडिटर रिलेशनशिप क्रिएट हुआ नहीं, इन दैट केस merely because the order was prior to his death, it does not automatically make X share in the partnership form to be liable for the same. सगळं करते काय सांगितलं ते? Next is rights of outgoing partner to carry on competing business, section 36. Section 36 काय सांगतो तुम्हाला? राइट ऑफ आउटगोइंग पार्टनर टू कंटिन्यू विथ द बिझनेस. आउटगोइंग पार्टनर म्हणजे कोण? रिटायरिंग पार्टनर. रिटायरिंग पार्टनरची स्पेशालिटी काय आहे? त्याला पार्टनरशिप मध्ये सगळ्या गोष्टी माहिती आहेत, कसं काम करायचं, कोण कस्टमर आहे, कोण सप्लायर आहे, क्वालिटी कशी मेंटेन करायची. ही नोज ऑल द फॉर्म्युले, इफ इट इज अ केमिकल फॅक्टरी एक्सेट्रा. ही नोज एव्हरीथिंग ना. देयर इज अ चान्स दैट ही कैन स्टार्ट अ competing business. And we have already specified that agreement in respect of trade are void. So can a partnership firm restrict him from doing the activities which are exactly similar to partnership firm? तो कौन सा टाइप का रिस्ट्रिक्शन अलाउड है और कौन सा टाइप का रिस्ट्रिक्शन अलाउड नहीं है? क्योंकि अगर तुम उसको जिंदगी भर के लिए पूरा रिस्ट्रिक्ट करके रखोगे तो देन यू आर एक्चुअली टेकिंग अवे हिज एबिलिटी ऑफ लिविंग इन अ पीसफुल मैनर. एक ही आदमी एक पर्टिकुलर चीज के लिए अगर वो 10 साल 15 साल वाला काम किया है, उस फील्ड में वो एक्सपर्ट बन गया है, लेकिन उसके से उसको बाकी किसी फील्ड में भी काम करने को आता ही नहीं है, तो तुम बोलोगे यहाँ से रिटायर होने को चांस ही नहीं, क्योंकि रिटायर होने के बाद क्या हो गया तुमको? ये वाला बिजनेस फिर से करने को मिलने वाला है ही नहीं. तो यू आर एक्चुअली फोर्सिंग हिम इनडायरेक्टली नॉट टू रिटायर, नेवर टू रिटायर, बट टू कंटिन्यू. समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ? और बाकी के पार्टनर्स अगर उसके जैसे डैशिंग नहीं रहेंगे तो उसके जैसे बिजनेस ग्रो नहीं होता रहेगा. बोलेगा अरे यार ये बिजनेस कितना अच्छे से कर सकते हैं हम लोग, बहुत सारा प्रॉफिट कमा सकते हैं, लेकिन ये लोग कुछ सुनने को तैयार नहीं. मुझे इनके साथ काम करने का नहीं है, अभी मुझे दूसरा कुछ करने को होता ही नहीं, क्योंकि ये रिटायरमेंट करके यहाँ से निकल जाऊंगा तो दूसरी जगह पे काम करने को नहीं मिलेगा सेम वाला. तो आई एम नॉट स्टक विद द पीपल. तो बोलते नहीं अच्छा रिटायर होने का रिटायर हो जाए, लेकिन तुझे हम लोग दूसरा बिजनेस करने को परमिशन देते हैं, सेम वाला बिजनेस करने का रहेगा तो कुछ रिस्ट्रिक्शन रहेगा, अनलिमिटेड रिस्ट्रिक्शंस नहीं. यू आर नॉट कंप्लीटली बैड. तो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है. क्या क्या बोला उन्होंने? एन आउटगोइंग पार्टनर में कैरी ऑन बिजनेस कंपीटिंग विद दैट ऑफ द फर्म एंड ही मे एडवर्टाइज सच बिजनेस बट सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्ररी ही मे नॉट यूज द फर्म नेम. लेकिन उसको फर्म का नाम यूज करने को नहीं मिलेगा बाय डिफॉल्ट. मे नॉट रिप्रेजेंट हिमसेल्फ एज कैरिंग ऑन द बिजनेस ऑफ द फर्म. एक तो फर्म का नाम यूज नहीं करने का. दूसरा, अगर फर्म के ही सप्लायर के साथ, फर्म के ही कस्टमर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने को जा रहा है तो देन ही शुड बी वेरी क्लियर that others should never understand him, should never treat him, should not assume him to be working on behalf of the firm. He should make it clear कि मैं भी फर्म के behalf पे नहीं रहा, मेरा खुद का अलग से बिजनेस है, तो मेरा दूसरा फर्म उसका मैं बिजनेस करने को आया हूं. आई एम नॉट रिप्रेजेंटिंग द ओल्ड फर्म फॉर व्हिच यू आर ऑलरेडी नोइंग मी. ये उसने बताने का बराबर से. नेक्स्ट पार्ट, solicit the custom of persons who were dealing with the firm before cease to be a partner. He may not solicit the custom of persons who were dealing with the firm before he ceased to be a partner. जनरली उसने क्या करना चाहिए? जिनके साथ पुराने फर्म के साथ उसके कॉन्ट्रैक्ट थे उनके साथ उसने जनरली खुद ब खुद काम करना नहीं चाहिए. He should tell them that ठीक है बाबा, आप हो सके तो उनके साथ ही काम करो, मेरे साथ काम करने को मत आओ. अगर चाहिए रहेगा तो in that case we'll have to make a separate agreement. And the other partners should be aware of that particular thing. The firm should be aware of that particular thing. कि मैं आपको खींच के नहीं लाया हूँ यहाँ. तेरा समझ सकते हो कैसे बोल रहा हूँ? मैं आपको खींच के नहीं लाया हूँ, मैं आपको झूठ का रिप्रेजेंटेशन करके लाया हुआ नहीं हूँ. ये तो बाद में क्या, मैं आपका काम पूरा करके दूंगा और बाद में फिर से फ्रॉड हो गया करके मुझे वो फॉर्म को रीइंबर्स करके बैठना पड़ेगा. व्हिच इज व्हाट आई डोंट वांट टू गो फॉर दैट. सो जनरली, लेकिन ऊपर का सेंटेंस क्या है तुम्हारा? लेकिन
Subject to the contract to the contrary. Subject to the contract to the contrary, he may not do these three. क्या क्या चीज करने को ना बोले? नंबर 1, फर्म का नाम यूज मत करो. फर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है ऐसा लोगों के इंप्रेशन होने मत देना. और जो फर्म के पुराने कस्टमर्स है उनके साथ खुद को कुछ जाकर सॉलिसिट मत करना. खुद सॉलिसिट मत करना. वो आते हैं तो बात अलग है. यार समझ में कैसे बोल रहा हूँ? यू डोंट टेल देम दैट अब मैं यहाँ पे नहीं हूँ, अब मैं वहां पे आते हैं. दैट्स नॉट समथिंग व्हिच यू आर सपोज्ड टू डू. If they are coming, that is not your fault. That's a different story. But it should be very clear कि तुमको ये सॉलिसिट करने का नहीं है. वर्ड कॉन्सेप्ट इसका सॉलिसिट. सॉलिसिट मतलब क्या है? एडवोकेट और कैनवास मार्केट. मैं कैसे बोल रहा हूँ? लेकिन ऊपर क्या बोल के रखा था? फिर भी ऊपर बोल के रखा था सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट. मतलब इफ रिटायरिंग पार्टनर इज मेकिंग अ पार्ट एग्रीमेंट विद द फर्म कि मैं फर्म का नाम यूज करूंगा और बाकी पार्टनर बोलते ठीक है यूज कर, लेकिन हमको इतना गुडविल दे दो, देन ही कैन यूज. नहीं तो वो बोलता है कि बाबा मैं फर्म का नाम अभी भी यूज करूंगा, कितने अगले 6 महीने के लिए वाला करके, तो ठीक है. अगर तुम्हें एग्री करवा क्लियर है तो ठीक, नहीं तो बाय डिफॉल्ट इट इज नॉट अलाउड. एंड लास्ट वन, मैं अपने पार्टनरशिप फर्म के भी कस्टमर्स को सॉलिसिट करवा सकता हूँ. ऐसा एग्रीमेंट उसने किया रहेगा तो ठीक है, कर सकते हो. बोलिए क्या डाउट आपका? अच्छा ठीक है. नेक्स्ट, agreement in respect of trade. A partner may make an agreement with his partners that on ceasing to be a partner, he will not carry on any business similar to that of the firm within a specified period or within a specified local limits. And notwithstanding anything contained in Section 27 of the Indian Contract Act of 1872, such agreement shall be valid if the restrictions imposed are reasonable. So reasonability is going to be dependent on what kind of activities they are. समझ में कैसे बोल रहा हूँ? Next point, analysis of Section 36. Although this provision has imposed some restrictions on an ongoing partner, it effectively permits him to carry on the business competing with that of the firm. However, the partner may agree with his partners that on his ceasing to be so, he will not carry on a business similar to that of the firm within a specified period or within specified local limits. Such an agreement will not be in restraint of trade if the restraint is reasonable. A similar rule applies to such an agreement of sale of the firm's goodwill. Then comes the next part, right of outgoing partner in certain cases to share subsequent profits. जाने वाले पार्टनर को जाने के बावजूद पुराने फर्म का जिसमें से वो निकल गया है उस फर्म का प्रॉफिट शेयर करने का अधिकार है क्या? अपना 90 डे के चैलेंज तो हाँ. तो मेरे ख्याल से एक क्वेश्चन तुमको डेथ का क्वेश्चन मैंने डाला था कि नहीं डाला था? अभी आने का बाकी है. अभी नेक्स्ट इसमें आएगा. उसमें एक क्वेश्चन ये सेक्शन के ऊपर है, सेक्शन 37 के ऊपर. तो प्लीज बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस सेक्शन. बोलिए क्या डाउट था आपका? फर्म से गुडविल जर का विकणार असेल तो इन दैट केस द सेम लॉजिक विल बी एप्लीकेबल हियर. नाही सॉरी मला कळलं नाही, तुझा प्रश्न नाही कळत मला. त्याने काय म्हटलंय, हा जो रूल आहे कुठला रूल आहे तुमचा? तो तुमचा सेल ऑफ गुडविल साठी पण एप्लीकेबल सेम टू सेम राहणार आहे. So if the firm goodwill is sold to that particular partner, then he is automatically having a right to use the name of the firm. समझे क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? फर्म ने एक तो गुडविल भी लेने का, पैसा भी लेने का, बाद में बोला कि तो नाम भी यूज नहीं कर सकता. बोला अरे ऐसे कैसे? अभी तो तुमने खुद ही मेरे पास से पैसा ले लिया उसका ना, कंसिडरेशन लिया हुआ है. Got the idea? Okay. This is a very important section and little different than what we generally think of. सो अपना जो जनरल कॉमन सेंस है उसके मुकाबले थोड़ा सा अटपटा सेक्शन है, बट बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 37, वेयर एनी मेंबर ऑफ अ फर्म हैज डाइड और otherwise ceased to be a partner and the surviving or continuing partners carry on the business of the firm with the property of the firm without any final settlement of accounts as between them and the outgoing partner or his estate, then in the absence of a contract to the contrary, the outgoing partner or his estate is entitled at the option of himself or his representative to such share of profits made since he ceased to be a partner as may be attributable to the use of his share of the property of the firm or to the interest at a rate of 6% per annum on the amount of his share in the property of the firm. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट. क्या हो गया? कोई तो पार्टनर एक्सपायर हो गया,
अभी ए बी सी 3 पार्टनर्स थे, ए एक्सपायर हो गया, बी एंड सी आर थोड़े कनिंग पार्टनर्स। उन्होंने देखा ए के बच्चे छोटे हैं, ए की बीवी को ज्यादा कुछ समझ में आता नहीं है, तो उन्होंने क्या कर दिया, हाँ ठीक है कुछ टेंशन मतलब, आपको हम क्या करेंगे, आपका जो अमाउंट है ए का वो हम लोग लोन करके ट्रीट करेंगे, लोन करके ट्रीट करेंगे, तो हमको पार्टनरशिप एक्ट नहीं बोल के रखा है कि 6% इंटरेस्ट भी चलता है। अभी एक है लीगल रिप्रेजेंटेटिव को पूरा पूरा पेमेंट करने का है, तो फॉर्म को एक तो क्या करना पड़ेगा, एसेट बेचना पड़ेगा, तो फॉर्म टूट जाएगी, नहीं तो लोन लेना पड़ेगा। लोन लेंगे तो फॉर्म को शायद 12%, 14%, 15% इंटरेस्ट भरना पड़ेगा। फॉर्म क्या बोलते, जाना दो ना, उससे 6% देंगे, काम खत्म। दिस इज पार्टनर्स लीगल एग्जीक्यूटिव लोन अकाउंट, ऐसा करके ट्रीट करेंगे। वो भी आवाज भी नहीं कर सकते क्योंकि मेरे तो सेक्शन 37 बोलता है नहीं 6% इंटरेस्ट ऐसा सब कंपल्सरी नहीं है, 6% इंटरेस्ट का एक ऑप्शन है। इफ इट सो हैपेंस that a deceased partner's legal representatives are not finally settled, or an outgoing partner who has not deceased, who has just retired, but continuing partners are putting pressure on him, नहीं देगी पैसा, क्या करेगा तुम, बुढ़ा हो गया बेचारा, रिटायर हो गया, अभी तक भरा तो नहीं, रिटायर हो गया, बोलते बस हो गया, मुझे पैसा दे दो, मैं इधर बैंक में डाल दूंगा पैसा, इंटरेस्ट लेता रहूंगा, जनरेट कर। ये बोलते हैं सर आपको पैसा दिया तो हमारा फॉर्म कैसे चलेगा, देंगे ना आपको पैसा, धीरे धीरे देंगे, तब तक आपका पैसा हमारे पास पड़ा रहने दो, रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट करके ट्रीट करेंगे, और उसको 6% इंटरेस्ट देते बैठेंगे, बोलते हैं अरे क्या यार 6% मेरा कुछ नहीं होता, आप मुझे पूरा पैसा दोगे मैं बैंक में रख दूंगा, मुझे कम से कम 8% मिल जाए, 2% मेरा नुकसान हो रहा है। बोलते हैं सर क्या करें, लॉ ने बोला है ना, पार्टनरशिप एक्ट ने बोला है 6%, तो हम कानून को कैसे जोड़ सकते हैं, 6% नहीं। तो दिस इज रॉन्ग। द कंटिन्यूइंग पार्टनर्स शुड नॉट एक्सप्लॉइट द रिटायरिंग पार्टनर, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स शुड नॉट एक्सप्लॉइट द लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द डिसीज्ड पार्टनर। इसके लिए सेक्शन 37 ने क्या बोल के रखा है कि अगर ऐसा सेटलमेंट किए बिना तुमने पेंडिंग रखा रहेगा, तो इन दैट केस वो जो भी कुछ रिटायरिंग पार्टनर है वो, या फिर वो जो भी कोई डिसीज्ड पार्टनर के लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो खुद डिसाइड करेंगे कि उनको 6% इंटरेस्ट चाहिए है कि उनको फर्म के अंदर का प्रॉफिट शेयर चाहिए। समझ सकते कैसे बोल रहा हूँ, उनको फर्म के अंदर का प्रॉफिट शेयर चाहिए, लेकिन जरा समझ के, इट इज नॉट गोइंग टू बी एग्जैक्टली इन पीएसआर, इट इज नॉट गोइंग टू बी एग्जैक्टली इन पीएसआर ना। वो रिटायर्ड पार्टनर का रिटायरमेंट के पहले का जो पीएसआर था उस पीएसआर में मिलेगा, ऐसा नहीं बोल रहे। डिसीज्ड पार्टनर का डेथ के पहले का जो पीएसआर था उस पीएसआर में मिलेगा, ऐसा नहीं बोल रहे। वो क्या बोल रहे, देखो जरा, then in the absence of a contract to the contrary, the outgoing partner or his estate is entitled at the option of himself or his representative to such share of profit made since he ceased to be the partner as may be attributable to the use of his share of the property of the firm or to the interest at the rate of 6% per annum। तो उसको क्या करना पड़ेगा, फर्म के प्रॉपर्टी में उसका शेयर कितना है वो चेक करना पड़ेगा। मतलब क्या करना पड़ेगा, उसका पहले कैपिटल अकाउंट चेक कर लो, पास्ट अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स को ट्रांसफर कर दो, पास्ट अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस रहेंगे उसको भी ट्रांसफर कर दो, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट अगर लॉस रहेगा वो कंप्लीट कर दो, गुडविल का अमाउंट कितना है वो भी चेक कर लो। समझ समय कैसे बोल रहा हूँ। फिर चेक करो कि फर्म का टोटल कैपिटल बेस कितना आता है, उस टोटल कैपिटल बेस के अंदर का उसका शेयर कितना आता है, फिर टोटल कैपिटल बेस के लिए इतना सारा प्रॉफिट तो उसका कैपिटल बेस के लिए कितना प्रॉफिट, ऐसे कंसीडर करो। इट इज नॉट डायरेक्टली बाय कंसीडरिंग हिज पीएसआर, बट इट इज बाय कंसीडरिंग हिज शेयर इन द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म। इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन एक सीए इंटर में है, पुराना क्वेश्चन एक बार मुझे ढूंढना पड़ेगा, बाकी किधर भी इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन किधर भी नहीं है, बहुत पुराना, मतलब आई थिंक 1980s का क्वेश्चन एक बार एग्जाम में आया था, बाद में कभी आया हुआ क्वेश्चन नहीं। बट ये पॉइंट याद रखने का है सेक्शन 37 के उसको बाय डिफॉल्ट 6% इंटरेस्ट, हम लोग 12वीं में सीखते हैं, बट सेक्शन 37 एक्चुअली क्या बोलता है, आइदर 6% और हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट एज इज एट्रीब्यूटेबल टू हिज शेयर ऑफ प्रॉपर्टी इन द फर्म एट हिज ऑप्शन, वो जैसा बोलेगा वैसा। तो ऑब्वियसली जब 6% ज्यादा रहेगा तो वो 6% लेगा, और जब शेयर ऑफ प्रॉफिट ज्यादा रहेगा तो वो शेयर ऑफ प्रॉफिट लेगा। समझ में कैसे बोल रहा हूँ, ऑब्वियसली व्हिचएवर इज हायर ही कंसीडर करने वाला है। और यहाँ पे कुछ ऐसा कंडीशन डाला हुआ नहीं है कि अगर फर्स्ट ईयर में तुमने 6% इंटरेस्ट लिया रहेगा तो इसके आगे तुमको 6% इंटरेस्ट ही लेना पड़ेगा, फिर फर्स्ट ईयर में तुमने अगर शेयर ऑफ प्रॉफिट लिया रहेगा तो इसके आगे तुमको हमेशा शेयर ऑफ प्रॉफिट ही लेना पड़ेगा, ऐसा कुछ कंडीशन नहीं है। यू कैन गो ऑन चेकिंग एवरी ईयर व्हाट इज हायर फॉर मी, तो ऑटोमेटिकली रिटायरिंग कंटिन्यूइंग पार्टनर बोलेंगे जल्दी से इसको निपटा दो यार, क्योंकि ये कंटिन्यू करेगा तो अपने को हमेशा ज्यादा वाला देना पड़ता है, तो फर्म को नुकसान होता है। यार समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ, बट द आइडिया व्हाट आई एम ट्राइंग टू स्पेसिफाई, सो द पार्टनरशिप एक्ट हैज सेव्ड द डिसीज्ड पार्टनर, deceased partner's legal heirs, as well as the retiring partner from being exploited by the continuing partners by forcing him to accept 6% rate of interest। क्या समझ सकते कैसे बोल रहा हूँ, उन्होंने रिटायरिंग पार्टनर को
और कंटिन्यूइंग डिसीज्ड पार्टनर के लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स को बड़ा वाला ताकत देकर रखा है। और इसके लिए वो क्या कर सकता है, बोल सकते हैं मैं पार्टनर नहीं हूं फिर भी मुझे क्या चाहिए, आपका एक्सेस टू बुक्स ऑफ अकाउंट चाहिए। क्या समझ सकते कैसे बोल रहा हूँ, मतलब जो भी पार्टनर है नहीं उसको फिर से बुक्स ऑफ अकाउंट दिखाना पड़ेगा, उससे अच्छा क्या कर देने का, वो उसको सेटल कर दो जल्दी से, पेंडिंग मत दो। और ये तकलीफ नहीं होना जिसके हम लोग क्या बोलते हैं, फिर पार्टनरशिप हमको क्या बोलते हैं, जॉइंट लाइफ पॉलिसी यूज कर किया तो, सो दैट डेथ के टाइम तुमको फट से पैसा देने का जरूरत पड़ेगा तो पैसा देने को मिल जाएगा, देयर इज नो डिफिकल्टी। अदरवाइज दीस डिफिकल्टीज कम आफ्टरवर्ड्स। आइदर यू हैव टू सेल ऑफ योर बिजनेस एंड पे हिम, तो उसको ज्यादा तुम्हारा पूरा बिजनेस डिसॉल्व हो जाएगा, और यू हैव टू एक्सेप्ट दैट टिल द टाइम यू आर नॉट सेटलिंग हिज अकाउंट he will go on asking you many things, or his legal representatives can ask you many different things. समझ समझ कैसे बोल रहे हो, तो जल्दी सेटल करने का कोशिश करो, पेंडिंग मत रखो, दैट्स द बेसिक आइडिया। चला गो अहेड, नेक्स्ट पार्ट। Provided that whereby a contract between the partners, an option is given to surviving or continuing partners to purchase the interest of the deceased partner or outgoing partner, and that option is duly exercised. The estate of the deceased partner or the outgoing partner or his estate, as the case may be, is not entitled to any further or a share of profits. But if any partner, assuming to act in excess of the option, does not, in all material respect, comply with the terms thereof, he is liable to account under the foregoing provisions of this section. एक पार्टनर है, deceased पार्टनर है, रिटायर्ड पार्टनर, फर्म को बोल रहा है कि मुझे मेरा पैसा दो, फर्म बोलते अभी मेरे पास पैसा नहीं है, बाकी के पार्टनर बोलते हम तुझे हमारे प्राइवेट प्रॉपर्टी से पैसा दे देंगे, सो दे आर परचेसिंग हिज शेयर ऑफ, क्या समझ सकते हो कैसे बोल रहे हैं, उसको बोल रहे हैं तेरा जो भी कोई शेयर है, फर्म के पास अभी पैसा नहीं, लेकिन हमारे पास प्राइवेट पैसा है तो हम डायरेक्ट तुझे पैसा देते थे। इन दैट केस ही इज नॉट, अभी सर उसको फर्म ने पेमेंट नहीं किया, उसको पार्टनर ने पेमेंट किया, तो फर्म के बुक्स में एंट्री क्या हो जाएगा, रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फर्म ने ऐसे नहीं एंट्री किया कि रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट, ये एंट्री रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री कर दिया फर्म ने। तो बाद में फिर वो जो रिटायरिंग पार्टनर है उसको कुछ पैसा मांगने का हक नहीं फर्म के पास से, 6% दो, क्या मेरा वो शेयर ऑफ प्रॉफिट वाला दो, कुछ मांगने का हक नहीं है। लेकिन गड़बड़ ऐसी हो गई कि अगर सपोज वो शेयर ऑफ प्रॉफिट मैं पेमेंट कर दूंगा ऐसा पार्टनर से बोल दिया प्राइवेटली, हमने एंट्री भी पास कर दिया, रिटायरिंग पार्टनर इज द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर एंड कंटिन्यूइंग पार्टनर्स आर द गिवर, क्रेडिट द गिवर, तो हमने एंट्री पास कर दिया, रिटायरिंग पार्टनर ने जो डिसीज पार्टनर लीगल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट डेबिट टू कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंट्री कर दिया, बट कंटिन्यूइंग पार्टनर्स ने कैश दिया ही नहीं। अरे समझ सकते क्या बोल रहा हूँ, फर्म को बोल दिया आप दे देंगे, फर्म बोलते अच्छा दे देंगे ना, चलो एंट्री कर दे, फर्म ने एंट्री पास करके हो गए, इन द बुक्स ऑफ फर्म रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट इज गायब and continuing partners capital account has gone up. In the books of firm, legal representatives loan account is gone, but and continuing partners capital account has gone up. लेकिन अभी समझ में आ रहा है कि यार उसने अभी तक एक्चुअली पैसा दिया नहीं है, तो although in the books retiring partner capital account has gone 0 और deceased partner capital loan account has gone 0, still we will specify that ये section 37 किससे बाहर आएगा और उनको फर्म के पास से either 6% नहीं तो शेयर ऑफ प्रॉफिट मांगने का हक रहेगा। A book entry cannot change the reality. क्या समझ सकते हो कैसे बोल रहा हूँ? Got the idea what I'm trying to specify? Next, analysis of section 37. It deals with the rights of outgoing partner. It lays down the substantial law relating to liability of the surviving or continuing partners who, without the settlement of accounts with legal representatives of the deceased partner, utilizes the assets of the partnership firm for continuing the business. Although the principle applicable in such cases is clear, but at times some complicated questions arise when disputes are raised between the outgoing partner or his estate on one hand and continuing or surviving partners on the other in respect of subsequent businesses. Such disputes are to be resolved keeping in view the provisions of section 37. A, B, and C are partners in a manufacturing machinery. A is entitled to 3/8 of the partnership property and profits. A becomes bankrupt, whereas B and C continue the business without paying out A's share of the partnership assets and settling accounts with his estate. A's estate is entitled to 3/8 of the profits made in the business from the date of his bankruptcy until the final liquidation of the partnership affairs. like आपको सबको यहाँ पे he has not retired but because of insolvency is automatically inoperative as a partner, और बाकी के पार्टनरशिप फर्म ने क्या किया अभी तक कंटिन्यू करने के बावजूद उसका पैसा वापस दिया हुआ नहीं, तो उसका जितना शेयर है उसको मिलते रहेगा फिर इन दैट केस। A, B, and C are partners. C retires after selling his share in the partnership firm. A and B failed to pay the value of the share to C as agreed to. The value of share to C on the date of his retirement from the firm would be pure debt from the date on which he ceased to be the partner as per the agreement entered between the parties. Then C is entitled to recover the same with interest. मिला क्या आपको सबको? Then comes the next part. Revocation of continuing guarantee by change in the firm. Revocation of continuing guarantee
by change in the firm. तो फर्म में चेंज हो गया, in that case फर्म ने अगर कुछ गारंटी दिया रहेगा तो गारंटी रिवोक होता है क्या, या फिर फर्म को जो गारंटी दिया जाता है वो रिवोक होता है क्या, वो अपने को चेक करने का. According to section 38, a continuing guarantee given to a firm or to third party in respect of a transaction of a firm is, in the absence of an agreement to the contrary, revoked as to future transactions from the date of any change in the constitution of the firm. Mere changes in the constitution of firm operates to revoke the guarantee as to all the future transactions. Such change may occur by death or retirement of a partner or by introduction of a new partner. So what are they telling you? Section 38 ने बहुत important चीज बोल के रखा हुआ. The firm has given any guarantee to third parties, or third parties have given any guarantee to the firm, and after that there is a change in the partnership, either because of admission of a partner, or because of retirement, or because of death. Then up to the date of that transaction, up to the date of such change, the guarantee still continues. But thereafter, the old guarantee cannot be continued. If you want to continue the guarantee, you will have to make a separate agreement for the same. Because गारंटी किसको दिया था, पुराने फर्म को दिया था. फर्म चेंज हो गई, इसका मतलब रिलेशनशिप चेंज हो गया, इसका मतलब गारंटी देने वाले का स्टेटस चेंज हो गया. So you have to ask him again, would you like to continue the guarantee? If no, in that case, the guarantee automatically is only up to the date of such change. Thereafter, the guarantee is automatically cancelled. उसके आगे गारंटी देना पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है, लेकिन जरूरी क्या होगा, it will be a new guarantee. It is not automatically continued. So admission, retirement, death are the transactions where the firm is required to think about lot of different legal repercussions. अकाउंट में तो सिंपल है, क्या क्या एडजस्टमेंट करना पड़ता है. अकाउंट से नंबर 1, पास्ट प्रॉफिट्स और पास्ट लॉसेस को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, बाद में गुडविल का एडजस्टमेंट करो, कैपिटल कितना लाया बोलो, बाकी एसेट्स का लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन करो, काम खत्म. वो अकाउंट्स का काम. और बाद में अगर तूने बोला रहेगा कि कैपिटल शुड बी इन पीएसआर, एक्स्ट्रा अमाउंट टू बी ब्रॉट इन कैश, या तो एक्स्ट्रा अमाउंट टू बी एडजस्टेड इन लोन, या तो एक्स्ट्रा अमाउंट टू बी एडजस्टेड इन करंट अकाउंट, वो सब सिंपल एडजस्टमेंट रहते हैं. बट ये बाकी के पॉइंट्स हैं कि हमने कुछ गारंटी दिया रहेगा तो अगर हमारे खिलाफ किसने गारंटी दिया रहेगा तो उसको सबको फिर से क्या करवा लो, रिन्यू करवा के ले लो. तेरे समझ सकते हो कैसे बोल रहा हूँ. दिस इज वेयर वी कंप्लीट द सेकंड यूनिट. थर्ड यूनिट मेरे ख्याल से छोटा है, 15 पेजेस का है शायद कुछ. उसके अंदर 7-8 पेजेस एक्चुअल नोट्स के हैं और बाकी के पेजेस क्वेश्चंस के हैं. तो मेरे ख्याल से 2 या 3 दिन में खत्म हो जाएगा. वेडनेसडे को शायद मेरा डबल लेक्चर होगा, मंडे ट्यूसडे सिंगल लेक्चर होगा, मोस्ट प्रोबेबली वेडनेसडे को डबल लेक्चर होगा. तो आई एम काउंटिंग दैट वेडनेसडे के फर्स्ट लेक्चर तक मेरा टॉपिक खत्म हो जाना चाहिए. फिर वेडनेसडे का सेकंड लेक्चर एंड थर्सडे फ्राइडे सैटरडे को फिर से मेरा डबल लेक्चर होगा. तब तक अपना एलएलपी खत्म हो जाएगा. सो कमिंग सैटरडे, आज का सैटरडे के बाद का सैटरडे माय सिलेबस विल बी ओवर. ओके ठीक.